हमारे चारों ओर की ये जो डिजिटल दुनिया है, ये कोड की बहुत ही सरल लाइनों पर चलती है, 1 और 0। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर इस मॉडर्न लॉजिक की नींव, इसकी बुनियाद हजारों साल पहले किसी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर रखी गई हो। आज हम उन्हीं प्राचीन इंजीनियरिंग सिद्धांतों को उजागर कर रहे हैं जो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी को आकार दे रहे हैं। तो हम 3 मुख्य स्तंभों को देखेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें ठोस नियमों से लेकर एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम तक ले जाएगी और दिखाएगी कि समस्याओं को हल करने का तरीका असल में कैसे विकसित हुआ। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है प्राचीन भारत में, जहां बाइनरी कोड के मूल सिद्धांत एक ऐसी जगह छिपे थे जहां शायद ही कोई उम्मीद करेगा। कविता में प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र में अक्षरों को या तो गुरु मतलब लंबा या लघु मतलब छोटा के रूप में बांटा गया था। गुरु अक्षर 2 मात्राओं तक चलता था और लघु अक्षर 1 मात्रा तक। अब देखिए, ये प्रणाली सीधे सीधे बाइनरी लॉजिक के 1 और 0 से मिलती जुलती है। ये सिर्फ भाषा का कोई नियम नहीं था, ये अपने आप में एक कंप्यूटेशनल ढांचा था। इसने कवियों के सामने एक बड़ी क्लासिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अगर मात्राएं तय हैं तो उनसे कितने लयबद्ध पैटर्न बनाए जा सकते हैं? ये कॉम्बिनेटोरिक्स का सवाल है, मतलब संयोजनों की गिनती का अध्ययन, जो किसी भी सिस्टम डिजाइनर के लिए एक जाना पहचाना क्षेत्र है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए लगभग 300 ईसा पूर्व में पिंगल ने एक बहुत ही सरल लेकिन हैरान कर देने वाला शक्तिशाली एल्गोरिथम बनाया। सोचिए कि n लंबाई के सारे पैटर्न मौजूद हैं, बस उस लिस्ट को दोगुना करें, एक आधे में गुरु जोड़ें और दूसरे में लघु, और बस आपको n+1 लंबाई के सभी मुमकिन पैटर्न मिल जाते हैं। ये सिस्टमैटिक, बार बार दोहराने वाली सोच का एक बहुत ही शुरुआती उदाहरण है जो आज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आधार है। और जब ये सरल एल्गोरिदम बार बार लागू किया जाता है तो ये कुछ बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित बनाता है, एक ऐसी संरचना जिसे मेरु प्रस्तार या संख्याओं का पर्वत कहा जाता था। और ये रहा वो पर्वत। ध्यान से देखिए, ये वही संरचना है जिसे आज हम पास्कल का त्रिभुज कहते हैं, जिसे पश्चिम में पिंगल के लगभग 2000 साल बाद खोजा गया। उस समय के कवि इसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करते थे कि कितने लंबे और छोटे अक्षरों के साथ कितने मीटर बन सकते हैं। यह एक तरह का कैलकुलेशन शॉर्टकट था जो एक बहुत ही सुंदर एल्गोरिथम से बना था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये सिर्फ कविता के बारे में नहीं है, ये कंप्यूटेशन का एक बुनियादी सिद्धांत है। जटिल सिस्टम बनाने और उन्हें समझने के लिए सरल, दोहराए जाने वाले नियमों का इस्तेमाल करना। आज के इंजीनियर्स हर दिन बिल्कुल यही काम करते हैं। अच्छा, अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मानसिकता आगे कैसे बढ़ी। ये इंजीनियरिंग सोच में अगली बड़ी छलांग के बारे में है। एक एक करके समस्याओं को हल करने से आगे बढ़कर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टूल्स बनाने तक जो एक खास तरह की किसी भी समस्या को हल कर सकें। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सिर्फ एक समीकरण को कैसे हल न करें, बल्कि उस तरह के हर मुमकिन समीकरण को कैसे हल किया जाए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, किसी एक चीज में माहिर होने से लेकर एक सामान्य हल बनाने तक। और इसका जवाब हमें मिलता है प्रतीकात्मक बीजगणित यानी सिंबॉलिक अलजेब्रा के विकास में। जब अक्षरों को अज्ञात मात्राओं का प्रतीक बनने दिया गया तो गणितज्ञ अब सिर्फ खास नंबरों से नहीं निपट रहे थे, वो ऐसे फॉर्मूले बना रहे थे जो किसी भी नंबर पर लागू हो सकते थे। इसे एक तरह से गणितीय सॉफ्टवेयर के आविष्कार के तौर पर सोच सकते हैं, एक ऐसा टूल किट जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रह्मगुप्त ने लगभग 628 ईस्वी में इस एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की नींव रखी। उन्होंने शून्य को एक असली संख्या के रूप में पहचान दी और नेगेटिव नंबरों के साथ काम करने के लिए तार्किक नियम बनाए। इन नियमों को बनाकर उन्होंने एक पूरी तार्किक और बंद प्रणाली बनाई जिसे मॉडर्न अलजेब्रा में रिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम के अंदर आप कोई भी जोड़, घटाव या गुणा करें, नतीजा हमेशा उसी सिस्टम का हिस्सा रहेगा। सब कुछ प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट था। और इस नई एब्स्ट्रैक्ट प्रणाली का सीधा इंजीनियरिंग परिणाम क्या था? द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक ऐसा यूनिवर्सल टूल जो ax² + bx + c = 0 जैसे किसी भी समीकरण को हल कर सकता है। ये एक बार के समाधान से एक सामान्य उद्देश्य वाली मशीन तक का एक क्रांतिकारी कदम था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत पर, संयोजन का सिद्धांत। ये सिर्फ एक हल खोजने से कहीं आगे की बात है, ये सभी मुमकिन हलों के पीछे छिपी संरचना को समझने के बारे में है।
ये विचार, जिसे प्राचीन भारत में भावना कहा जाता था, इतना शक्तिशाली है कि इसके सिद्धांत आज भी मॉडर्न अलजेब्रा और नंबर थ्योरी की नींव में पाए जाते हैं। ये एक ऐसी अवधारणा है जो आज भी गणितज्ञों को प्रेरित करती है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य विचार ये है कि लक्ष्य अब सिर्फ एक उत्तर खोजना नहीं है। लक्ष्य एक ऐसी विधि बनाना है जो मौजूदा हलों से नए और सही हल बना सके। यह हलों की छिपी हुई संरचना और उनके आपसी संबंधों को उजागर करने के बारे में है। ये एक इंजन की तरह काम करता है। मान लीजिए कि एक समीकरण के दो ज्ञात हल हैं। फिर आप ब्रह्मगुप्त का संयोजन नियम लागू करते हैं और ये एक तीसरा, बिल्कुल नया लेकिन फिर भी सही हल निकालता है। आप इस प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक दोहरा सकते हैं, जिससे हलों का एक अनंत परिवार बन सकता है। और ये इंजीनियरिंग के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही चीज़ मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स थ्योरी की बुनियाद है। मिसाल के तौर पर, क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षित कुंजियां अक्सर कुछ समीकरणों के हलों से जुड़ी होती हैं। भावना जैसा नियम आपको एक हल से दूसरे हल तक जाने का एक तरीका देता है, जिससे संबंधित कुंजियों के परिवार बनते हैं जो सुरक्षित एन्क्रिप्शन सिस्टम की रीढ़ हैं। ये सिस्टम लेवल सोच है और इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। तो फिर इन सभी प्राचीन विचारों से एक आधुनिक इंजीनियर के लिए अंतिम निष्कर्ष क्या है? सारी बात आकर इन 3 कालातीत सिद्धांतों पर टिकती है। पहला, जटिल समस्याओं को सरल, दोहराए जाने वाले नियमों में तोड़ना, ये एल्गोरिथम सोच है। दूसरा, सिर्फ खास मामलों को हल करने के बजाय सामान्य उपकरण बनाना, ये एब्स्ट्रैक्शन है। और तीसरा, अलग अलग जवाबों के बजाय हलों की पूरी प्रणाली का विश्लेषण करना, ये सिस्टम थिंकिंग है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर कंप्यूटेशन और सिस्टम थ्योरी के ये बुनियादी विचार हमारे डिजिटल युग से बहुत पहले खोज लिए गए थे, तो आज हम किन और मौलिक सिद्धांतों की अनदेखी कर रहे होंगे जो शायद फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।